नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। भारत ने तीनों बड़े ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिए हैं, जिसमें कहा गया है हम छोटे शिविरों पर हमला नहीं करेंगे, आतंकी कैंप का खात्मा हुआ और तीसरी सबसे अहम बात, सिंधु जल संधि का निलंबन जारी रहेगा। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। भारत की ओर से पाकिस्तान को लेकर के ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की, जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। भारत ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3 ऑब्जेक्टिव हासिल किए हैं, जिनमें छोटे शिविरों पर हमले को लेकर के बात रही, आतंकी कैंप के खात्मे को लेकर के बात रही और सिंधु जल संधि के निलंबन पर भी चर्चा रही। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी और अहम प्रतिक्रिया जाहिर की है। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है। सेना की धमक रावलपिंडी तक, ये राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया है। भारत की ताकत को हल्के में ना ले, ये भी रक्षा मंत्री ने प्रतिक्रिया दी है और पाकिस्तान को 2 टूक कहते हुए उन्होंने इस चेतावनी को जारी किया है। तो बड़ी जानकारी सामने निकल करके आ रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में ब्रह्मोस एयर स्पेस टेस्टिंग सेंटर का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बड़े बयान के साथ हुआ। पोखरण की याद दिलाता है आज का दिन, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हुए नजर आए। जी हां, दरअसल लखनऊ में आज एक और बड़ी शुरुआत हुई है, जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। हालांकि वो खुद मौके पर नहीं पहुंच सके, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर उन्होंने इस ऐतिहासिक कदम का हिस्सा बनने की बात कही है। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को लेकर के भी उन्होंने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पोखरण के परमाणु परीक्षण की याद आज का दिन दिलाता है, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में अंजाम दिया गया था। राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस यूनिट से न सिर्फ यूपी का विकास होगा, बल्कि देश की सुरक्षा शक्ति को भी नई धार मिलेगी। और चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे, राजस्थान की तरफ, जहां के जैसलमेर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक खेत में मिसाइल जैसी चीज गिरने की खबर सामने आई। शनिवार को बरामद इस मिसाइल को लेकर तुरंत सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव मोड में आ गई। बम निरोधक दस्ता और सेना की टीम मौके पर पहुंची और बेहद ही सावधानी के साथ उसे निष्क्रिय कर दिया। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह मिसाइल खेत में आखिरकार पहुंचा कैसे? क्या यह किसी अभ्यास का हिस्सा था या कुछ और? पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इलाके में फिलहाल शांति है, लेकिन सवालों का साया अभी बाकी है। और वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का एक और बड़ा बयान सामने आ चुका है। ओवैसी ने कहा कि 75 साल में पाकिस्तान ने एक ही चीज पर मास्टरी हासिल की है, भीख मांगने पर। अब हालात ये है कि सोशल मीडिया पर आईएमएफ का नाम तक बदल गया है। लोग कह रहे हैं कि अब इंटरनेशनल मिलिटेंसी फंड है, क्योंकि आतंकवाद और गिरती अर्थव्यवस्था का जो कॉम्बो पाकिस्तान ने बनाया है, वो दुनिया के लिए सिरदर्द बन चुका है। और खुद पाकिस्तान वो एक ऑफिशियल भिखमंगा देश बन चुका है, जिसे सुधरने की ना नीयत है ना हैसियत। भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन बनो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। आईएमएफ से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का।
आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया आईएमएफ का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि आईएमएफ का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल, मेरे को माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, वो इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए ये यूएसए है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको अग्री कर रहे हैं, जबकि हमारी जमीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाहियों पर हमले हो रहे हैं और इनको 1 बिलियन क्या है का लोन मिला रहा है। तुम हुकूमत तुम चलाना तो दूर की बात, तुमको इकोनॉमी चलाना नहीं आता तुम्हारे को? क्या है तुम्हारे पास? वहां से बैठ के आप बोल रहे इस्लाम ये इस्लाम वो, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ इनकी जारहाना गलत पॉलिसी है। यहाँ पर अमन को बिगाड़ने के लिए, यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में निफाक पैदा करने के लिए, और इनको ये बात पसंद नहीं आती। आप अंदाजा लगाइए कि भावलपुर और मुरीदकी में हमला हुआ तो जो शख्स अमेरिका में टेररिस्ट है, हाफिज अब्दुल रऊफ, ये एलईटी के सदर का बेटा, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा, उसके पीछे वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े, उनके पीछे पाकिस्तान। भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन बनो। और चलिए आगे बढ़ेंगे बारामूला की ओर, जहां से पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है, जो सरहद के हालात की एक कड़वी सच्चाई बयां करता है। उन्होंने अस्पतालों में भर्ती घायल लोगों का हवाला देते हुए कहा कि इनकी जिंदगी तबाह की गई है और सरकार को अब सिर्फ बयान नहीं, राहत के ठोस कदम उठाने होंगे। महबूबा मुफ्ती ने मांग की है कि हाल ही में घोषित सीज फायर को स्थायी बनाया जाए, ताकि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले मासूमों की जान बचाई जा सके। उनका कहना है कि इस लड़ाई में कई लोग अपने घर गंवा चुके हैं और जब तक उनके नए घर नहीं बनते तब तक उन्हें कहीं ना कहीं बसाया जाए। सीज फायर के बीच महबूबा मुफ्ती का ये बयान सियासत से ज्यादा इंसानियत की आवाज की तरफ ज्यादा रुख करता हुआ नजर आया। देखिए, जैसे आपने देखा, इससे पहले अस्पताल में गए, वहाँ काफी लोग जख्मी हैं और यहाँ एक जो है खवातीन की मौत भी हुई थी। तो जख्मी लोग हैं और यहाँ भी अब बड़े हुए हैं ये लोग बेचारे। और ये नीलोफर जी हैं, यहाँ इनका बड़ा ख्याल रख रही हैं। वहाँ के डॉक्टरों को मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा ध्यान रखा है जितने भी इंजर्ड जख्मी हुए हैं। तो हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो कल सीज फायर का ऐलान हो गया, आपस में अटैक बंद हो गए हैं, तो ये पूरी तरह से परमानेंट हो जाए, ताकि हमारे जो बॉर्डर्स पे लोग हैं, ये खुदा ना खास्ता इनकी इस तरह मासूमों की जाने जाती हैं, घर से बेघर हो जाते हैं। तो दूसरी सरकार से मेरी गुजारिश है कि इनके घर तो बिल्कुल तबाह हो गए हैं, एक तो फिलहाल इनका कहीं ठिकाना, कहीं रहने का कोई क्वार्टर वगैरह कहीं इनको बसाया जाए और इनको माली इमदाद की जाए, ताकि ये दोबारा अपने मकान बना सके। क्योंकि बड़े गरीब लोग हैं बेचारे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, तबाह बर्बाद हाल में है। यही हाल यहाँ है, यही हाल पुंछ का है, यही हाल राजौरी का है, यही हाल जम्मू का है। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश होगी जल्द अज जल्द, क्योंकि यहाँ कितनी देर रहेंगे ये इतनी सारी फैमिलीज, तो इनका कहीं ना कहीं 5-6 महीने के लिए, जब तक इनके लिए नए घर बन जाए। और उसमें और वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया है। सेना के शौर्य को सलाम, ये पायलट की तरफ से कहना था। देश के जवान सीमा पर लहू बहा रहे हैं और सियासत में अब आवाज उठ रही है कि ये सिर्फ एक पार्टी या सरकार का नहीं, पूरे देश का मामला है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि वो सेना के शौर्य को सलाम करते हैं, लेकिन सीज फायर का ऐलान जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से हुआ, वो देश को हैरान करता है कि क्या भारत पाक तनाव का समाधान अब इंटरनेशनल पटल पर होगा, और क्या संसद का विशेष सत्र बुलाकर सरकार को विपक्ष की बात भी सुननी चाहिए। कांग्रेस की मांग अब खुलकर के सामने है। और वहीं भारतीय सेना के शौर्य और रणनीति की गूंज अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के सीमा के भीतर तक सुनाई दे रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेना की इस निर्णायक कार्रवाई को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने पहलगाम हमले का जवाब ऐसे दिया कि पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीतिक सूझबूझ की सराहना की और कहा यह सबक है उन लोगों के लिए जो
अब भी भारत की ताकत को हल्के में लेते हैं। सबसे पहले हमारे देश की बहादुर सेना को अपनी ओर से, समस्त प्रदेशवासियों की ओर से सेना का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने अदम्य साहस से, पराक्रम से, वीरता से और रणनीति से पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हमारे सशस्त्र बलों ने पहलगाम में हुई कायराना आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए न केवल पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों के निशानों को, ठिकानों को निशाना बनाकर उनको पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया है। और ये जो हमारी सेना कर रही है, जिस धरती ने एक और सपूत को खोया, वहां आज नम आंखों से देश ने उसे विदाई दी। जम्मू कश्मीर के आरएस पुरा सेक्टर में पाकिस्तान की गोलाबारी के दौरान शहीद हुए राइफलमैन सुनील कुमार को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा खुद वहां पहुंचे और पुष्प चढ़ाकर इस वीर सपूत को नमन किया। देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सुनील के इस बलिदान को भारत कभी भुला नहीं पाएगा। ये केवल एक शहीद की विदाई नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के लिए प्रेरणा की मिसाल है। और अब आपको सुनाएंगे एक बेटी की पुकार, एक बेटी का बयान। और ये सिर्फ एक बेटी का बयान नहीं, ये एक पूरे देश की आवाज है। झुंझुनू के शहीद सार्जेंट सुरेंद्र मोगा की बेटी वर्तिका की आंखों में आंसू नहीं थे, था तो सिर्फ गर्व और बदले का संकल्प। उन्होंने कहा, मेरे पापा देश के लिए शहीद हुए हैं, अब मैं भी फौज में जाऊंगी और एक एक दुश्मन को खत्म करूंगी। वर्तिका की ये बात न केवल उसके पिता को श्रद्धांजलि है, बल्कि हर उस बेटी के हौसले की मिसाल है जो इस मिट्टी के लिए जीती है और जरूरत पड़े तो मर मिटने को भी तैयार रहती है। बहुत प्राउड फील हो रहा है। मेरे पापा बहुत अच्छे थे। मेरे पापा ने ना दुश्मनों को खात्मा कर करके खुद शहीद हो गए, पर देश की रक्षा की है मेरे पापा ने। रात को 9 बजे पापा ने बोला कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, ड्रोन घूम रहे पर हमला नहीं कर रहे, और यहाँ पर है ना मैं सेफ हूँ और कुछ नहीं हो रहा। वहाँ पर पाकिस्तान का खात्मा करना है, नाम भी नहीं आना चाहिए पाकिस्तान का, पूरा पाकिस्तान खात्मा करना चाहिए। पापा की तरफ फौजी बनना चाहती हूँ, मैं अपने पापा का बदला लूंगी। और चलिए एक बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ही बड़े दिग्गज नेता हैं और दोनों ने ही मांग की है, विपक्ष के नेताओं की मांग है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि वो तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाए और संसद का विशेष सत्र आयोजित करे। जयराम रमेश का कहना है कि देश के सामने खड़े गंभीर मुद्दों जैसे कि पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और वॉशिंगटन डीसी की हालिया घटनाएं, इन सब पर मिलकर एक ठोस राष्ट्रीय रुख जाहिर करने की जरूरत है। उन्होंने संघर्ष विराम जैसे मसलों पर भी खुली बहस की जरूरत बताई है ताकि दुनिया को ये साफ संदेश मिले कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के लिए पूरी तरह से एकजुट है। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल की झलक देखी होगी, अगर नहीं देखी तो पाकिस्तान के लोगों से ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत के बारे में पूछिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि आगे से आतंकवाद की कोई भी कार्रवाई युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी जब तक हम इसे पूरी तरह से कुचल नहीं देते।
ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने। आप सभी को याद होगा पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के, और उसके बाद भारत की जवाबी कार्रवाई किस तरह की रही, इसी को लेकर के हमने ये स्पेशल रिपोर्ट तैयार किया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। 7 मई 2025 की रात भारत ने पाकिस्तान को पहलगाम में हुआ आतंकी हमलों के जवाब में जवाबी कार्रवाई की। भारत ने फल फूल रहे आतंकी के कुल 9 ठिकानों को टारगेट किया गया। उसमें मारे गए आतंकों के कुछ सरगना के नाम सामने आने शुरू हो गए हैं। इन सरगनाओं में मुदस्सर खादिया खास, हाफिज मोहम्मद जमील, मोहम्मद यूसुफ अजहर, खालिद मीर और मोहम्मद हसन खान शामिल हैं। जिसमें से मुदस्सर खादिया की बात करें तो आपको बता दें कि इसे अबू जुंदाल के नाम से भी जाना जाता था। यह लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रमुख आतंकी था। यह मरकज तैयबा मुरीदगे का प्रभारी था, जो लश्कर की एक महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है। उनकी मृत्यु के बाद पाकिस्तान सेना ने उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया था, जो इस्लामाबाद के आधिकारिक नीति और आतंकवाद को लेकर गंभीर प्रश्न उठाता है। ये कितना शर्मनाक है कि पाक सेना प्रमुख और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने उनकी अंतिम यात्रा में पुष्पांजलि अर्पित की। अंतिम संस्कार की नमाज एक सरकारी स्कूल परिसर में आयोजित की गई, जिसका नेतृत्व जमात उद दावा के हाफिज अब्दुल रऊफ ने किया है, जिन्हें एक वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस कार्यक्रम में पाक सेना के एक सेवा में कार्यरत लेफ्टिनेंट जनरल और पंजाब पुलिस के महानिरीक्षक आईजीबी उपस्थित रहे, जिससे पाकिस्तान के आतंकवाद के साथ साठगांठ के आरोपों को बल मिलता है। वहीं हाफिज मोहम्मद जमील की बात करें तो यह जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा एक प्रमुख आतंकी चेहरा था। यह आतंकी संगठन के संस्थापक मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा साला था और बहावलपुर स्थित मरकज सुभान अल्लाह का प्रमुख था। जमील पर युवाओं को कट्टरपंथी बनाने, आतंकी के लिए भर्ती करने और जैश-ए-मोहम्मद के लिए फंडिंग जुटाने का आरोप था। वे पाकिस्तान में धार्मिक शिक्षा की आड़ में आतंकी सोच फैलाने का काम करता था। उसके नेतृत्व में कई आतंकियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिन्हें भारत विरोधी अभियानों में इस्तेमाल किया गया। जमील की गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई हैं। अब आपको बताते हैं कि मोहम्मद यूसुफ अजहर के बारे में, जिसे उस्ताद जी भी कहा जाता था। इसे मोहम्मद सलीम और घोसी साहब के नाम से भी जाना जाता था। ये जैश-ए-मोहम्मद का एक कुख्यात आतंकी था। वह मौलाना मसूद अजहर का साला था और संगठन में हथियार प्रशिक्षण का प्रमुख जिम्मेदार था। यूसुफ ने जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों की योजना बनाई और उन्हें अंजाम दिलवाया। वे 1999 के कुख्यात IC 814 विमान अपहरण मामले में वांछित था, जिसे भारतीय जेलों में बंद आतंकियों को छुड़ाने के लिए अंजाम दिया गया था। उसकी गिनती जैश के शुरुआती और सबसे प्रशिक्षित आतंकियों में होती थी, जो पाकिस्तान में खुलेआम सक्रिय रहा। खालिद, जिसे अबू आकाश के नाम से भी जाना जाता था, लश्कर-ए-तैयबा का एक कुख्यात आतंकवादी था। वे जम्मू और कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों में सीधे तौर पर शामिल रहा और भारत में हिंसा फैलाने में अहम भूमिका निभाता रहा। खालिद अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए
भारत में हथियारों की तस्करी के नेटवर्क का हिस्सा था, जिससे आतंकी गतिविधियों को समर्थन मिलता था। उसकी मौत के बाद फैसलाबाद में उसका अंतिम संस्कार बड़े सम्मान के साथ किया गया, जिसमें वरिष्ठ पाकिस्तानी सेना अधिकारी और फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर तक शामिल हुए। ये पाकिस्तान की दोहरी नीति को उजागर करता है। अब मोहम्मद हसन खान की बात करें तो ये आतंकी जैश-ए-मोहम्मद का एक सक्रिय आतंकवादी था और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में संगठन के ऑपरेशन कमांडर मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा था। हसन खान ने जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमलों की योजना बनाने और उनके समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह अपने पिता के प्रभाव के चलते कम उम्र में ही आतंकी नेटवर्क से जुड़ गया और जैश के लिए खुफिया जानकारी साझा करने, हथियारों की आपूर्ति और रणनीति तैयार करने जैसे कार्यों में लगा रहा। उसकी गतिविधियां भारत में आतंकी घटनाओं को बढ़ावा देने में निर्णायक साबित हुई हैं। तो ये थे वो खूंखार चेहरे जिन पर पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए, लेकिन अफसोस की बात ये है कि वहाँ इन्हें हीरो और शहीद का दर्जा दिया जाता है। इन आतंकियों को सलामी देने वाले पाकिस्तानी अफसर दरअसल उस देश की सोच को उजागर करते हैं जो आतंकवाद को संरक्षण देता है। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत की तरफ से दिया गया एक निर्णायक संदेश था कि अब चुप्पी नहीं, सीधा जवाब मिलेगा। भारत आतंकवाद के हर चेहरे को बेनकाब करेगा और जब तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।